हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वह है आपका बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति है उसमें हम लोग 11th-12th पीजीटी लेवल पर जो नियुक्ति होती है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पीजीटी में अगर हम बात करें तो अलग अलग विषयों में जो आपका पीजी में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट में आपने किया है उस आधार पर आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पीजीटी में तो जो छात्र एमकॉम किए हुए हैं कॉमर्स से, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें मास्टर्स के अलावा इसमें आपको बीएड चाहिए और बिहार का स्टेट पेपर 2 जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये चीज भी रहता है कि चूंकि अलग अलग राज्यों में देखिएगा अलग अलग वैकेंसी निकलती है, लेकिन जो बिहार में वैकेंसी निकाली जा रही है कॉमर्स वाले छात्र भी 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और तीनों का अलग अलग पोस्ट है। तीनों में से कोई एक ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि या तो आप अकाउंटेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप बीएसटी में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ईपीएस जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे छात्र ये कंफ्यूज करते हैं, मान लीजिए हम किसी एक में अप्लाई करते हैं तो किस में अप्लाई करें, कौन सा मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। और अगर मान लीजिए हम अप्लाई करते हैं तो तीनों का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि आयोग देखिएगा तो चाहे आपका टीआरए 1 हुआ, टीआरए 2 हुआ, 3 हुआ, उसमें डिटेल में सिलेबस कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो बहुत सारे छात्र जब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहां पर पता चल रहा है कि नहीं सर कि ये तो टॉपिक हम पढ़े ही नहीं, लेकिन प्रश्न पूछ दिया गया, जो टॉपिक पढ़ के आए थे तो उससे प्रश्न आया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है। तो इसलिए कॉमर्स का क्या सिलेबस रहेगा अलग अलग सेक्शन में इन तीनों पोस्ट के लिए, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तीनों परीक्षाओं का हमने पूरा का पूरा अवलोकन किया है, और जो सिलेबस में या फिर नोटिफिकेशन में, आयोग के नोटिफिकेशन में जो लाइन लिखा हुआ है उसका उस आधार पर सिलेबस को तैयार किया गया है, जिससे कि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ भी दिया जाए आप उस टॉपिक को पढ़ के जाएं और उसको आप अच्छे से सॉल्व करके आए, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। वही हमारी पूरी कोशिश है। इसमें आज हम लोग पूरा सिलेबस, तैयारी की क्या रणनीति होगी कॉमर्स का, जो छात्र या तो अकाउंटेंसी, बीएसटी या फिर ईपीएस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो भी छात्र कॉमर्स के लिए, पीजीटी के लिए या फिर जो बीपीएससी टीचर के लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी या फिर 9th 10th या 11th-12th में संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पेशल ऑफर मिनिमम फीस पर आपको सारे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और जो भी आपको कराया जाएगा, जैसे कि अगर आप कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथ में जो भी ज्वाइन करते हैं, मिनिमम फीस पर जो आपका क्वालिटी एजुकेशन के साथ हर चीजें आपको, प्रैक्टिस सेट वगैरह, रिवीजन सेशन, डाउट सेशन, एमसीक्यू सेशन, सभी चीज उपलब्ध कराई जाएगी। और ये आप कोर्सेज हमारे ऐप पर, स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। इसी ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो ये नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर 7004579780 पर भी कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो हमारा वेबसाइट है swarupacademy.com उस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग जो सबसे पहले सिलेबस की जो प्रारूप है उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है 11th-12th पीजीटी लेवल पर, जो उच्च माध्यमिक स्तर है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें हम लोग कॉमर्स के बारे में चर्चा करते हैं। कॉमर्स में आप, जैसा कि हमने बताया, आप तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि इसमें जो कट ऑफ रहा पिछले 2 एग्जाम में, अभी तीसरा का तो रिजल्ट नहीं आया है, टीआरई 3 जो हुआ है 3.0 उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट देखिएगा तो उसका कुछ दिन में आ जाएगा। उसका भी कट ऑफ आपके साथ हम चर्चा करेंगे। कॉमर्स में इन तीनों सब्जेक्ट के लिए क्या क्या अलग अलग कट ऑफ रहा, साथ ही जो पहले का कट ऑफ रहा है उसको भी एक बार हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको तीनों में से कोई एक लेने में आपके लिए सहायता हो। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो ये बीपीएससी टीआरई जो 4.0 या 5.0 जो वैकेंसी आएगा, अगर हम बात करें तो इसमें 150 प्रश्न रहेगा आपका, एक ही पेपर होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपका। 150 जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये 3 पार्ट में पूछे जाएंगे। पार्ट 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपका या तो आप इंग्लिश या हिंदी रख सकते हैं, या हिंदी के स्थान पर उर्दू या बांग्ला रख सकते हैं। 30 प्रश्न 30 अंक का रहेगा। क्वालिफाइंग, इसमें आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
पार्ट 2 जो होता है जनरल स्टडीज, जिसमें कि आपका जनरल मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी, ईबीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिससे कि इन सभी को मिलाकर 40 प्रश्न 40 अंक का पूछा जाएगा। और लास्ट जो आता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न से होता है, जैसे कि आपका कॉमर्स में अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी से 80 प्रश्न रहेगा। किसी ने बीएसटी लिया तो बीएसटी से, कोई ने इंटरप्रेन्योरशिप लिया तो उससे 80 प्रश्न 80 अंक का रहेगा। अगर किन्हीं का पीजी में इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से 80 प्रश्न, किसी का मैथ है तो मैथ से 80 प्रश्न रहेगा। तो ये तीनों सेक्शन मिलाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलाकर 150 प्रश्न 150 अंक का पूछा जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं सबसे एक एक करके हम लोग की कॉमर्स में, जैसा कि हमने बताया कि जो सिलेबस बनाया गया है कॉमर्स में सीधे सिलेबस नहीं है, अलग अलग स्टेट में देखिएगा। आप झारखंड में ही देख लीजिए, झारखंड में जो एग्जाम होता है सीधे कॉमर्स का पीजीटी में आता है वैकेंसी। इस बार देखिएगा तो जो आया था करीब 250 से ज्यादा सीट था, उसमें भी देखिएगा तो कॉमर्स का आपको अलग अलग वैकेंसी नहीं था कि कॉमर्स में अकाउंटेंसी का अलग है, बीएसटी का अलग है, कुछ अलग अलग नहीं था, सबका एक साथ कॉमर्स का था। जिन्होंने कॉमर्स जिनका पीजी में रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं बीएड के साथ। दूसरे स्टेट में अभी देखिएगा यूके मतलब उत्तराखंड का आया हुआ है, उत्तराखंड में भी सीधे अकाउंटेंसी का है, सॉरी कॉमर्स का है। कॉमर्स में जिन्होंने किया हुआ है पीजी और बीएड है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिहार में जो लाया गया इसमें भी वही चीज है कि जिन्होंने कॉमर्स से पीजी किया हुआ है और बीएड है, प्लस जिन्होंने स्टेट बिहार का पेपर 2 पास किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग पोस्ट होते हैं और तीनों में से कोई एक में आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीनों का जो सिलेबस बनाया गया है, आयोग ने डिटेल में सिलेबस जारी किसी सब्जेक्ट का नहीं किया है। इसमें क्या किया है कि जो भी कंसर्न सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा वो एससीईआरटी जो बिहार का जो 11th-12th क्लास में जो पुस्तकें हैं उसके आधार पर रहेगा, या एनसीईआरटी की जो क्लास की 11th-12th की पुस्तकें उसके आधार पर रहेगा। तो बहुत सारे छात्र उसके आधार पर तैयारी करते हैं, लेकिन पता चलता है कुछ टॉपिक अन्य पूछा गया। अब इसमें बहुत सारे आयोग जो है, पहले के सिलेबस में देखिएगा तो हम लोग को हायर परचेज वगैरह पढ़ने पड़ते थे, एनपीओ वगैरह भी हटा दिया है लेकिन पहले पढ़ना पड़ता था। एवरेज ड्यू डेट हो गया, अकाउंट करंट वगैरह हो गया, ये सब हटा दिया है लेकिन पहले पढ़ना पड़ता था। एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि वो सारे टॉपिक से प्रश्न आ गए। तो इसलिए इस सब को जानना जरूरी है कि हम लोग कौन कौन टॉपिक पढ़ें जिससे कि हमारा एग्जाम जो है करेक्ट हो सके और सिलेबस को भी हम फॉलो कर सके 100%। अब चलिए हम लोग सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो छात्र अकाउंटेंसी लेंगे उनका सिलेबस क्या रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। अकाउंटेंसी जो छात्र रखेंगे उनका सिलेबस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, फंडामेंटल अकाउंटिंग हम लोग जिसको बोलते हैं, वो सारे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग में क्या आता है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, जितने भी अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, उन सभी के बारे में जो है प्रश्न पूछा जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसमें आते हैं, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। आप बोलिएगा सर कि सिलेबस तो आप बता रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं, जब क्लास में होगा सब हिंदी में भी मिलेगा, बिल्कुल हिंदी में मिलेगा। इसका ट्रांसलेशन भी किया हुआ है हिंदी में, सेम टू सेम हम आपको वो उपलब्ध कराएंगे। अभी देखिएगा तुरंत इंग्लिश में बनाकर, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत सारे टर्म हिंदी में अलग अलग पता नहीं चलता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपको वो हिंदी में 100% उपलब्ध कराया जाएगा। तो मतलब कि आपके क्लासेस जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी में भी आपको उपलब्ध होगा, इंग्लिश में भी। नोट्स हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी। क्लियर है? एमसीक्यूज भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जो कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, मतलब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, मतलब एसेट्स के जितने भी प्रकार वो सारे कॉन्सेप्ट, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, फिर डबल एंट्री सिस्टम, इसमें प्राइमरी बुक्स वगैरह, सब्सिडरी बुक्स वगैरह, उन सभी को हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होता है। बैलेंस शीट वगैरह के बारे में, लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह के बारे में, इन सभी को। फिर ट्रायल बैलेंस वगैरह पढ़ने के बाद आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फिर इसमें सस्पेंस अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तब, फिर फाइनल अकाउंट जिसमें कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट के बारे में पूरा हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बीआरएस जो है आपका
कैश बुक और पासबुक को जो में हम लोग मैच करते हैं उसके बारे में, नए मैच होता है तो उसका किस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह जो हम लोग करते हैं उसके बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही है ये। इसमें हम लोग जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका खासकर जो है आपका इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी होते हैं आपका, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, फिर आपका चेक हो गया और आपका प्रोमिसरी नोट हो गया, और हुंडी के पर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग चारों कवर करके चलते हैं। मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 इंस्ट्रूमेंट है जिक्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और आपका चेक, और ये चीजें हुंडी पर भी अप्लाई होता है। तो इसको हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे कि ऐसा नहीं कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के गए, प्रोमिसरी नोट से प्रश्न पूछ दिया तो हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी हम लोग कवर करके चलेंगे। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह, जिसमें कि कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कमीशन इसमें जो कैलकुलेट करते हैं वो, और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना होता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल इसी से पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल ज्यादातर प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग को सभी करके चलना पड़ता है। न्यूमेरिकल को ही थ्योरेटिकल बनाकर जो है प्रश्न पूछा जाता है। फिर ज्वाइंट वेंचर के बारे में, एनपीओ जो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, या फिर जो यूनिट है उनके बारे में। फिर जीएसटी वगैरह भी इसमें हम लोग शामिल कर दिए, क्योंकि जीएसटी देखिएगा तो लेटेस्ट जो है, मतलब कि रिसेंट में लगाया गया एक तरह से सर्विस, मतलब कि आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी के बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एग्जाम में अगर पूछ दे तो हम उससे पीछे न हटे, सॉल्व करके आए। इसके अलावा इसमें फिर देखिएगा तो कुछ टॉपिक है आपका एवरेज ड्यू डेट वगैरह, फिर एक आपका अकाउंट करंट वगैरह। तो ये जितना भी फंडामेंटल अकाउंटिंग था वो सारे हमने डिस्कस कर लिया। ये सारी चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। अभी के एनसीईआरटी या फिर जो बिहार का जो 11th 12th का बुक है उसमें देखिएगा तो हो सकता है इसमें कुछ टॉपिक हटा दिया गया हो, लेकिन ये सब जनरली शुरू से पढ़ा जाता है। अब आते हैं जो क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं, खासकर इसमें हम लोग जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग और जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र इस चीज को गौर नहीं करते हैं। आयोग तो यहां पर सीधा बोल दिया है कि जो एनसीईआरटी और या एससीईआरटी जो अप्लीकेबल है उसी के बेस पर सिलेबस रहेगा। लेकिन एक चीज और उसमें लाइन में लिखा हुआ है, आप ध्यान से उसको पढ़िएगा, उसमें यह चीज भी मेंशन है कि जो प्रश्न का स्तर रहेगा, जिस लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लेवल पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप पीजी लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी लेवल के प्रश्न होंगे, यार ध्यान रखिएगा। भले ही आपको बोल दिया कि 11th 12th जो एनसीईआरटी वगैरह उसको आप फॉलो कीजिए, लेकिन आपके प्रश्नों का स्तर जो है पीजी लेवल का रहेगा, क्योंकि आप पीजीटी टीचर बन रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां चीज लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका जो हायर लेवल होता है सब चीज को हम लोग को पढ़ के जाना पड़ता है। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हर चीज पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हैं कुछ प्रोविजन जो लागू होते हैं, जब नियम कुछ नहीं, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो किस तरह से इंडियन पार्टनरशिप लागू होता है, उसके कुछ नियम जो हैं, पीएसआर वगैरह की रिगार्डिंग सभी चीज के बारे में। फिर कैपिटल के बारे में, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, गुडविल का वैल्यूएशन, जो चारों मेथड है उन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपका, पार्टनरशिप फर्म बदलाव होता है, जैसे कि नया पार्टनर का मतलब पहले हम लोग पीएसआर में चेंजेस हुआ, पहले पीएसआर अलग था, अब पीएसआर चेंज कर रहे हैं, तो पूरा बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को चेंज करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, नया पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर हो सकता है कि एक नया पार्टनर का एडमिशन हो, उस समय पार्टनर डेट कर दे या रिटायर हो जाए तो उसका कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। फिर आपका उसमें गुडविल वगैरह है तो उसका इंश्योरेंस वगैरह है, जीएलपी जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसका किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, उन सभी को हम लोग को पढ़ना है। इसमें खासकर जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यूमेरिकल यहां से बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। न्यूमेरिकल नहीं भी बना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मीनिंग है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, आजकल देखिएगा वो भी पूछा जाता है। जो आपको प्रश्न हम बताएंगे, जितना भी पीजीटी जैसे झारखंड में होता है, यूपी में होता है, अन्य स्टेट में हुआ है, बिहार में हुआ है या यूजीसी नेट में हुआ है, किस तरह के प्रश्नों का लेवल है उस तरह के आधार बनाकर आपको डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में 100% क्वालिफाई कर सके। एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा कि हमने बताया आपको, फिर आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, फिर लास्ट में फिर हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका खासकर कैसे फर्म डिसोल्व करता है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए,
सारे फार्मन सोल्वेंट हैं तब कैसे डिसोल्यूशन होता है, फिर इसमें आपका एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, सेटलमेंट कैसे किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, उन सभी पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं जिससे कि आप एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर दे सकें। उसके बाद आते हैं फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो भी कंपनी के बारे में, कंपनी के फॉर्मेशन से लेकर कंपनी के अकाउंटिंग करना, कंपनी के कॉन्सेप्ट, फीचर्स क्या है, फिर शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, उन सभी के बारे में, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, उन सभी के बारे में, फिर रीइशू ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होता है, ईसॉप क्या होता है, ये सब बेसिक्स चीजें हैं। बहुत सारी छोटे चीजें होती है जो हम लोग इग्नोर करके चलते हैं या फिर हम लोग उसको महत्व ही नहीं देते हैं। एग्जाम में देखिएगा वहां से प्रश्न आ जाता है तो कैसे उसको हैंडल करें, मतलब उसका हम लोग जान रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं, लेकिन उत्तर क्या होगा ये हम लोग चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन में क्या आंसर हम दें वो हम लोग को समझ में नहीं आता है, और जो उत्तर दे के आते हैं पता चलता है वो गलत उत्तर हो गया। इन सभी चीजों के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उसको भी, छोटे चीजों को भी ध्यान में रखिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा। फिर आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स जो इशू करने का सिस्टम है वो, फिर फाइनल अकाउंट्स जो इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं, और जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर, नॉट 1956। आप में से बहुत सारे छात्र अपने समय में 1956 पढ़े होंगे तो वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। अभी जो भी पढ़ना है हम लोग को 2013 के आधार पर, और जो रिसेंट अमेंडमेंट है उसके आधार पर, जो मिसलेनियस जो रूल्स आया था 2014 में कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग, उन सबको पढ़ना है। फिर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो आईसीआई के द्वारा जो नॉर्म्स जारी किया गया हो, एक सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो करीब अभी 29 अप्लीकेबल है उन सभी को भी पढ़ना होता है, जो बेसिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, मर्जर वगैरह जो हो गया सब, फिर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी का कॉन्सेप्ट, पेरेंट कंपनी जो हम लोग बोलते हैं जिसको, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं उन सब के बारे में। फिर रिलेवेंट जो प्रोविजंस बनाया गया है आईसीआई के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में इसके रिगार्डिंग वो, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज्ड है उसको हम लोग देखेंगे। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट वो पिछले एग्जाम में भी देखिएगा तो अकाउंटिंग रेशियो से बहुत सारे प्रश्न आए थे, यहाँ पर बहुत सारे छात्र शांत हो जाते हैं, इतना पढ़ के खत्म नहीं, यहीं तक खत्म नहीं करना है, आपको अकाउंटिंग रेशियो भी पढ़ना है। अकाउंटिंग रेशियो में खासकर 4 प्रकार के, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि रेशियोज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह इसका सब हम लोग समझेंगे। फिर बाद में लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, सबका ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी आपको हर चीज मिलेगा, एक्टिविटी रेशियो, फिर उसके बाद फिर लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी रेशियो, जिसमें कि जीपीआर जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह सभी को रेशियोज में। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए। एग्जाम में देखिएगा तो कुछ चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग से भी पूछा जाता है, क्योंकि आप पीजीटी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, पीजी लेवल का, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स वगैरह, जो फाइनेंस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, शेयर्स के बारे में पढ़ ही लेते हैं, डिवेंचर्स पढ़ ही लेते हैं। आपका कुछ चीजें बचेंगे जो हम लोग, जैसे कि आपका जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वगैरह है तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मतलब पोस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी बेसिक चीज, एडवांस इसमें नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, जो बेसिक चीजें हैं एग्जाम में बेसिक चीजें पूछी जा रही है तो हम लोग उसको भी सॉल्व करते चलेंगे। तो ये सारा आपका अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग विस्तार से चलते आ रहे हैं, इसीलिए सिलेबस हो सकता है आपको बड़ा लगे। जैसे कि यहाँ पर हम सीधे बोल सकते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, लेकिन हम विस्तार से आपको बताते गए कि क्या क्या इसमें पढ़ना है स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत अधिकतर छात्र जो है अकाउंटेंसी ही रखते हैं, अकाउंटेंसी का इसीलिए कट ऑफ जो है सबसे हाई रहता है। तीनों में देखिएगा ऐसे बीएसटी और ईपीएस का जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो है कट ऑफ जो है TRE 1 और TRE 2 कम रहा है, या अप्रोक्स दोनों का बराबर रहा है, 1-2 अंक का अंतर रहा है, लेकिन जो अकाउंटेंसी का जो कट ऑफ है वो दोनों के मुकाबले बहुत हाई रहा है, 84 तक गया है, 85 तक गया है जो इसका कट ऑफ अकाउंटेंसी का। तो इसलिए इसमें हम लोग को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और इसमें मेहनत कंपटीशन भी बढ़ जाता है। अब आते हैं बीएसटी के सिलेबस में। बीएसटी के सिलेबस में
इसमें सारे टॉपिक जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप के हैं। हाँ, इसमें स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी है कि इसमें पूछा जा सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट इसके होते हैं, तो स्टेट्स भी इसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बीएसटी में अगर हम बात करें तो बीएसटी में सबसे पहले तो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो क्लास 11 में पढ़ना होता है, मैनेजमेंट के बारे में जो प्रिंसिपल्स एंड जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का, फिर जो बिजनेस फाइनेंस है मतलब जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है जो कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह के नाम से या फिर एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी पढ़ते हैं। बहुत सारे छात्र को लिख देते हैं तो ये समझ में नहीं आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक्सटर्नल ट्रेड भी आप लिखते होंगे, इंटरनल ट्रेड पढ़ते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल वही चीज है। फिर आपका मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये सब का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। फिर इसमें बीएसटी में बिजनेस लॉ से भी प्रश्न पूछा जाता है। बिजनेस लॉ इसमें तो स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि कौन कौन से लॉ, लेकिन बिजनेस लॉ में जो कॉमन लॉ है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग लेके चलेंगे, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनी लॉ के बेसिक्स वगैरह, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे डिस्कस होता है तो वहां पर इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन शामिल किए अगर पूछ देगा। और ये बहुत ही छोटा एक्ट है, जब हम समरी आपको पढ़ाएंगे चाहे हिंदी और इंग्लिश में आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसके बाद वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, और सेबी जो फाइनेंशियल मार्केट में वही आपका मनी मार्केट हो गया और आपका कैपिटल मार्केट। फिर सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई वगैरह के बारे में, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, फिर इंश्योरेंस, आईआरडीए इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल जो होता है वो। फिर इसमें जीएसटी को भी हमने इसमें शामिल किया हुआ है, जीएसटी एक रिसेंट टॉपिक है इसलिए इसमें पूछा जाता है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आपका बीएसटी तो उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ते हैं, सोल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बारे में, जो समिति वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चूंकि पार्टनरशिप बिजनेस पढ़े हैं तो उसमें एक पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्म होता है जिसमें कि लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, LLP एक्ट 2008, उसको भी पढ़ना होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़े। फिर फेरा क्या होता है, फेमा क्या होता है, फेरा पहले था, फेमा भी रिसेंट में लागू है, जो आरबीआई इसको कंट्रोल करती है, इस एक्ट के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उनके बारे में। तो ये सब आपका हो गया आपका बीएसटी का टॉपिक। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं जो कि चूंकि ये पूरा का पूरा थ्योरी है, इसमें स्टेट्स भी शामिल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर स्टेट्स के जो बेसिक्स जो हैं, बेसिक टॉपिक फ्रॉम स्टेट्स, सांख्यिकी के टॉपिक्स जो है इसमें आपको शामिल किए जाते हैं। ये थ्योरी है, बहुत सारे छात्र इसमें बीएसटी को भी लेने के कारण होता है जो थ्योरी जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं थ्योरी वगैरह, तो ये कंसीडर करते हैं, आप इसको भी रख सकते हैं। अब इसमें लास्ट जो है आपका जो ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप, देखिएगा जो ईपीएस, अब बोलिएगा सर एनसीईआरटी में जब हम बुक उठाते हैं तो वहां पर ईपीएस तो देखने को मिलता ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर उद्यमिता हिंदी में इसको बोलते हैं, उद्यमिता, तो ये देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, बिहार के पहले के जो बुक्स हैं या फिर आप देखिएगा बिहार SCERT जो आप सर्च कीजिएगा वहां पर, तो आपको ये उद्यमिता एक टॉपिक 11th और 12th में देखने को मिलता है। इसमें से अधिकतर जो टॉपिक आपको बीएसटी से मैच करेगा और कुछ इसमें अलग से आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे देखिएगा इसमें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये सब तो कुछ ना कुछ टॉपिक आपको मिलेगा, मैच करेगा आपका बीएसटी से, लेकिन बहुत सारे इसमें अलग भी मिलेंगे। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट एंड से भी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस एंड IRDA, GST, इसमें देखिए हम देखिएगा क्या क्या आप नया चीज पढ़ना होता है। पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट वगैरह हो गया, ये चीजें आपको अलग से यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें देखिएगा तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपका क्रिएशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, enterprise management, entrepreneurship and human activity, acquiring entrepreneurial values and motivations, entrepreneurial opportunities and enterprise creations,
फिर आपका सातवां जो इसमें आ जाता है इंटरप्राइज प्लानिंग एंड रिसोर्सिंग, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये सब टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। ये सब देखिएगा बिहार का जो एससीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में ये नहीं मिलता है, लेकिन एससीईआरटी जो बुक है बिहार का वो आपको वहां पर मिलेगा, आपको वहां पर देखिएगा, वहीं से आपको ये सारे चीज हम पढ़ाएंगे, आपको सारे चीज कवर होगा। ये सब हिंदी में भी ध्यान रखिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं ये हम लोग अभी चूंकि आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी में बनाने का समय नहीं मिला इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसका हम पीडीएफ आपको हिंदी में भी उपलब्ध कराएंगे और क्लास जब चलेगी तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलिएगा सर क्यों डाल दिया गया है? एक्चुअली बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन हाँ इकोनॉमिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, बस सारी चीजें नहीं पढ़ने हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसे इकोनॉमिक्स में ही देखिएगा तो वही चीज आ जाता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर समझ के चलते हैं। तो ये सारे जो मेजर टॉपिक हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर पढ़ने होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, उद्यमिता के अंतर्गत। तो तीनों हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अब इसमें जैसा कि हमने बीच में ही आपको बताया कि इसमें तीनों में कौन लें, सबसे कॉमन जो स्टूडेंट लेते हैं अकाउंटेंसी, सब कोई लेता है। बहुत सारे पोस्ट की संख्या के आधार पर भी किसका पोस्ट ज्यादा है, इस पर ये बात देखिएगा तो बीएसटी का सबसे ज्यादा था, ये टीआरई 3.0 में। कुछ चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसा कि अगर हम बात करें बीएसटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया और इंटरप्रेन्योरशिप हो गया है, तो इन तीनों में अगर हम बात करें टीआरई 3.0 में, तो इसमें देखिएगा तो बीएसटी का सबसे ज्यादा सीट था, उसके बाद अकाउंटेंसी का, उसके बाद जो है फिर आपका एपीएस का। पहले के जो कटअप की अगर हम बात करें तो सबसे हाई कटअप, क्योंकि सबसे कॉमन अकाउंटेंसी बहुत कोई लेता है। बहुत सारे छात्र को यह भी पहले नहीं पता था कि तीनों में से हम, मेरा कॉमर्स है तो हम तीनों में से कोई ले सकते हैं। बहुत सारे डर के मारे, कुछ पता नहीं, जानकारी का अभाव की वजह से बहुत सारे छात्र अकाउंटेंसी रख लिए। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि ईपीएस भी हम रख सकते हैं या बीएसटी भी रख सकते हैं। उन्होंने के लिए सोचा होगा कि नहीं उसके लिए कोई अलग क्वालिफिकेशन चाहिए था, लेकिन बिल्कुल नहीं, जिनका एमकॉम है वो तीनों में से कोई एक रख सकता है। क्लियर है? कटअप जो है, चूंकि अब जिसमें ज्यादा कंपटीशन रहेगा उसमें ज्यादा कटअप रहेगा, कटअप इसका जारी रहता है। बीएसटी और ईपीएस का जो है कटअप जो है अप्रोक्स जो होता है एक दो अंक का, जो है पहले जो आया है टीआरई, क्योंकि इसका तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, कटअप नहीं आया है, लेकिन टीआरई 1.0 और 2.0 इसका आया है, तो उसमें अप्रोक्स वही देखा गया है। अब तैयारी किसका, जैसे बहुत सारे छात्र सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल तो टाइप का थोड़ा होता है। अब जो 4.0 में वैकेंसी किसमें पोस्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि ध्यान रखिए ये पहले ही तय कर लीजिए, ऐसा नहीं कि वैकेंसी आया उसमें देख रहे हैं कि पोस्ट इसका ज्यादा है तो इन्हें तय कर रहे हैं कि नहीं हम तो अब यही रखेंगे, तो उतना कम समय में फिर आप तैयार, क्योंकि जो आपके पास समय रहेगा उतने कम समय में तैयारी हो पाएगी, रिवीजन हो पाएगा, क्योंकि कम से कम कंपटीशन ज्यादा रहेगा। वैकेंसी बहुत ज्यादा है लेकिन कंपटीशन भी तो ज्यादा रहेगा। तो ये सारी चीजों को सोचकर ही हम लोग को अभी से ही डिसाइड कर लेना है। आप यहाँ पर जो भी तैयारी करिएगा, मान लीजिए हमारे यहाँ संस्थान में जुड़कर आप तैयारी करते हैं, तो आपको संपूर्ण आपको A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर कुछ टॉपिक आपको लगता है कि नहीं ये भी पढ़ना, तो हम वो कोशिश करेंगे प्रश्नों का एनालिसिस करके, और भी अगर लगता है टॉपिक उसमें और पढ़ना है तो उस चारे चीजें आपको शामिल किया जाएगा। और एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो रिलेवेंट टॉपिक है सिर्फ वही चीजों को। और हिंदी और इंग्लिश 100% ये ऑन रिकॉर्ड आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हम ये आपको बोल भी रहे हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। नोट्स क्लासेस चलेंगे तो उसमें भी हमारा कोशिश रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चले, और नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश और आपका जो एमसीक्यूज भी रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया है, सारे चीजें हमने डिस्कस कर दिया है कॉमर्स के रिगार्डिंग। और इसका वैकेंसी अब कब तक आएगा, तो जल्द ही आएगा। जिस तरह से जो काम हो रहा है बिहार में, आप देखिएगा पूरे देश भर में, तो बिहार में अच्छे आधार पर जो है नियुक्तियां की जा रही है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। इसका वैकेंसी बहुत जल्द आएगा।
टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है जल्दी आने वाला है, कट ऑफ वगैरह आ जाएगा अक्टूबर ये इस मंथ के लास्ट तक या नवंबर तक जो है टीआरई 4.0 का जो है मतलब कि नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। तो तैयारी आज से और अभी से ही प्रारंभ कर लीजिए, जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। आपके लिए सारे जो है ओपन हो चुके हैं, एडमिशन प्रारंभ हो चुका है पीजीटी के लिए। इसके अलावा भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 के लिए, तो उसके लिए भी प्रारंभ यहाँ पर हो चुका है बैचेस। मिनिमम फीस पर अभी करीब 30 से 40% डिस्काउंट है। इसके अलावा एडिशनल आपको 400 और डिस्काउंट के आधार पर आप क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप भी जुड़िए और जितने भी फ्रेंड सर्कल है सभी को, और ये निश्चित हो जाइए कॉमर्स में आपको किसी भी भाग में अगर आपको इसी में भी आप तैयारी करते अकाउंटेंसी, बीएसटी या ईपीएस, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर आप 7004579780 पर कॉन्टैक्ट कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा, पेमेंट आप कर दीजिए, क्लासेस आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस डेली आपकी चलेगी, क्लासेस 1 से 2 क्लासेस डेली होंगी आपका, ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ऐप के माध्यम से भी आप फिर ये वेबसाइट के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।